नमस्कार साथियों, मैं निखिल कुमार आपके अपने YouTube चैनल RSC बाय निखिल कुमार में स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में प्रश्नावली 2 देखी थी, उसके सभी सवाल हो गए थे। आज हम प्रथम अध्याय वास्तविक संख्या के सभी उदाहरण हल करेंगे और इसी के साथ इस अध्याय को समाप्त करेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे। वीडियो आप देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो उदाहरण नंबर 1 है हमारा, जैसे प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 5 था कि 6 की घात n हो, यदि संख्या क्या हो, 6 की घात n हो, और जहां n एक क्या है, n एक प्राकृत संख्या है, है। तो n का हमें वो मान ज्ञात करना था जिसके लिए 6 की घात n शून्य पर समाप्त हो, यानी उसका इकाई क्या हो, शून्य हो। हम यहाँ उदाहरण नंबर 1 में देखते हैं, इसी तरह से सवाल है पर संख्या हमारी चेंज हो गई है। 6 की जगह हो गया है 4, यानी 4 की घात n है। तो n जहां n एक क्या है, वास्तविक है, प्राकृत संख्या है, वास्तविक संख्या है। जहां हमें n का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए 4 की घात n का मान शून्य पर समाप्त हो, यानी उसके इकाई में क्या हो, शून्य आ जाए। तो हल करेंगे उसी तरह से। तो क्या करेंगे, हल करेंगे तो हल में क्या है, 4 की घात n, तो हम कर सकते हैं 2 गुणा 2 की घात n, यहां लिख सकते हैं 2 की घात n गुणे 2 की घात n। फिर यहां लिखेंगे चूंकि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या का गुणनखंड 5 होता है। यहां कह सकते हैं कि चूंकि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या का गुणनखंड 5 होता है, परंतु 4 का गुणनखंड 5 नहीं है, इसलिए 4 की घात n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। हम ये कह सकते हैं कि n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त हो सके, यानी इसके इकाई में क्या आ जाए, शून्य आ जाए। क्योंकि जो भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होता है। पर हम जानते हैं कि 4 के यदि गुणनखंड करें या भाज्य गुणनखंड, तो 2 गुणा 2, या कह सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 1 होता है, क्योंकि एक क्या है, सर्व गुणनखंड है, सभी का गुणनखंड है एक। तो यहाँ कह सकते हैं 4 का 2 गुणा 2 गुणा 1 है, पर इसका गुणनखंड क्या नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए n का कोई भी मान रख देंगे तो यह क्या होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसके बाद हम उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 कहता है 6 और 24, दो संख्या दी हुई है 6 और 24। उदाहरण नंबर 6 हमारा कहता है, उदाहरण नंबर 2 कहता है कि 6 और 24 दो संख्या दी हुई है 6 और 24। इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, जैसा कि हमने पहले प्रश्नावली के सवालों को किया है। उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है, 6 व 24 संख्या दी हुई है। तो हल करेंगे, हल क्या करेंगे, माना संख्या दे रखा, क्या दिया, संख्या बराबर 6 व 24। तो यहां क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से,
अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इनका क्या निकालेंगे, 6 और 24 का गुणनखंड निकालेंगे। 6 और 24 तो 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 3 एकम 3 और 24 को काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, 6 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 1। चाहे तो कर दें, नहीं तो रहने दें। 2 है एक बार तो 2 का घात 1 गुणा 3 का घात 1। फिर इस तरह से हम 24 को लिखेंगे तो 24 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। 2 है हमारा 3 बार तो कर देंगे 2 की घात 3 और 3 है हमारा 1 बार। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम किसका, 6 का और 24 का। घात हम लेंगे अधिक वाली तो 2 की घात है 1 और यहाँ 2 की घात है 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की घात 3। फिर इसके बाद 3 की घात 1, 3 की घात 1, यहाँ कह सकते हैं 3 की घात 1 हो जाएगा क्या, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। फिर उसके बाद हम निकालेंगे क्या, HCF किसका, 6 और 24 का। ये लेंगे हम कम से कम, जो सबसे कम हो। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, यहाँ 2 की घात है 1 और यहाँ 2 की घात 3, कम से कम लेंगे। सबसे कम क्या है, 2 की घात 1। फिर इस तरह से 3 की घात 1, 3 की घात 1, दोनों बराबर यानी एक बात, यहाँ ले लेंगे 3 की घात 1 यानी 2 गुणा 3 तो कह सकते हैं 2 तिहाई 6। तो हमारा एलसीएम आ गया 24 और HCF आ गया 6। फिर कहता है उत्तर की जांच कीजिए। उत्तर की जांच, तो उत्तर की जांच कैसे करते हैं हम, जैसे कि किए हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच का सूत्र क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे HCF। 2 संख्या क्या क्या हमारी, 6 और 24, तो कह सकते हैं 6 गुणा 24 और एलसीएम हो गया हमारा 24 और HCF हो गया 6, यानी 6 गुणा 24 करें, 24 गुणा 6 करें तो क्या हो जाएगा, 6 चौको 24 और 2 6 दूनी 12, 2 14, इधर भी हो गया हमारा 144 बराबर 144 आ गया। तो यहाँ है 6 गुणा 24, तो 6 गुणा 24 बराबर क्या हो गया, 24 गुणा 6 कह सकते हैं। तो 6 चौको 24 और 6 दूनी 12, 2 14, तो 144 बराबर 144 हो जाएगा। तो कह सकते हैं उत्तर क्या है, सही है हमारा। तो यहाँ हो गया एलसीएम और HCF हमारा निकल आया। पहले भी हमने प्रश्नावली सवाल भी इस मेथड से किए थे, ये भी हो गया, कुछ नहीं है, बहुत सरल है। बाकी बन तो गए होंगे प्रश्नावली से ही। इसके बाद हम देखते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 कहता है 96 और 4 का एलसीएम और HCF करो। सेम इसी मेथड से, किसका, 96 और 404। उदाहरण नंबर 3। 96 और 404। तो हमारा प्रश्न है उदाहरण नंबर 3, 96 व 404। तो क्या करेंगे, हल है करेंगे हम जब, तो मान लेंगे क्या, माना संख्या बराबर 96 व 404। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 96 और ये हो जाएगा हमारा 404। तो 2 से करते हैं तो 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौको 8। फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। फिर 404 का करेंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। 101 एक अभाज्य संख्या है, तो जो अभाज्य संख्या होती है वो तो खुद से कटेगी या तो 1 से। तो हम कह सकते हैं कि 101 हमारी 101 से कटेगी। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 96
बराबर हो जाएगा कितना, 1 2 3 4 5, यानी 2 है 5 बार, तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5, और एक बार हमारा 3, तो कह सकते हैं 2 है 5 बार, यानी 2 की घात हम कह सकते हैं 5 आएगा। तो 2 की घात 5 और गुणा 3 की घात 1, फिर इस तरह से कर देंगे 404। 404 में 2 बार 2 है और एक बार 101 है, तो कह देंगे 2 की घात 1 और 101 की घात 2 की घात 2 और 101 की घात 1। ठीक, इसके बाद आ जाएंगे हम क्या, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम हम किस में निकालेंगे, 96 और 404 में। तो हमारा हो जाए क्या, एलसीएम 96 और 404। तो 96 और 404 में देखते हैं अधिक वाली, यहाँ 2 की घात 5 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो यानी ज्यादा वाली, यानी कह सकते हैं 2 की घात 5। फिर इसके बाद 3 की घात है 1, यानी 3 की घात 1 लेंगे, यहाँ 3 तो है नहीं है, तो 3 की घात 1। फिर आता है यहाँ 101 और यहाँ तो है नहीं है, पर 101 की घात 1 तो अधिक वाला ले लेंगे, 101 की घात 1, यानी 2 का 5 बार, 2 3 4 और ये हो गया 5, 3 गुणा 101। अब देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। अब 32 गुणा 3, तो 32 गुणा करेंगे 3, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9। अब इसमें करेंगे हम 101 का गुणा, तो ये हो जाएगा कितना, 6 9 0 0 0, फिर हो जाएगा 1 से, तो 6, एक संख्या हमारा इधर छूटा, एक संख्या और छूट जाएगा, तो हो जाएगा 6 9, जोड़ लो 6 9 6 9, यानी कह सकते कितना, 9696 आ गया हमारा एलसीएम। फिर करेंगे हम क्या, एचसीएफ। एचसीएफ जो दोनों में हो, दोनों में क्या है, 2 की घात 5 है, यहाँ 2 की घात 2 है, हम कह सकते हैं कि जो कम वाला हो, तो यहाँ 5 है यहाँ 2, तो हम कर लेंगे क्या, 2 की घात 2, यानी 2 गुणा 2, तो 2 दूना 4। ये आ गया हमारा एलसीएम, ये आ गया हमारा एचसीएफ। अब हम करेंगे उत्तर की जांच। यहाँ लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, चाहे तो एचसीएफ बस लिख सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और लिखना चाहे तो इस तरह भी लिखते हैं। 96 404 का है एचसीएफ, इसलिए यहाँ लिख देते हैं कि इस संख्या का। फिर करेंगे हम उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच क्या है, सूत्र लिखेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब 2 संख्या कौन कौन सी हैं, 96 और 404, यानी कहेंगे कि 96 और 404 का गुणा हमारा एलसीएम यानी 9696 और गुणा 4 के बराबर होगा। अब 96 गुणे हम 404 करेंगे, तो 96 और 404, देखिए तो 4 छंग 24 यानी 2, और 4 नहीं 4 छंग 24 और 9 चौको 36 37 और ये हो गया 38। यहाँ काट दिए, यहाँ हो गया 0 0, फिर यहाँ भी काट दिए, फिर वही करेंगे तो 4 8 3 आएगा, दो इनको जोड़ देंगे तो 4 8 4 3 7 8 3 38 784। फिर करेंगे 96 404। अब 96 में हम गुणा करेंगे किसका, 4 का, 96 गुणा कर दें 4, 96 में 4 का गुणा, तो 6 चौको 24 की 4 यहाँ से लाई 2, और 9 चौको 36 37 38 38 की 8 यहाँ से लाई 3, 6 चौको 24 25 26 27 की 7 यहाँ से लाई 2, और 9 चौको 36 37 और 38, यानी 38 784। ये हमारा 38 784 के बराबर आ गया, यानी कह सकते हैं उत्तर हमारा सही है। इस तरह से हम 2 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं और उनके उत्तर की जांच कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया उदाहरण नंबर 3। फिर देखते हैं उदाहरण नंबर 4।
उदाहरण नंबर 4 कहता 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। 6, 72, 120, 6, 72, 120। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 करता है 6, 72 व 120। ये हमारी संख्या है उदाहरण नंबर 4। इसको भी इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम हल कर लेंगे। छह, 72, 120 दो संख्या जैसे निकाले उसी तरह से 3 संख्या निकाल देंगे। प्रश्नावली में तो हम हल कर चुके हैं इस तरह के सवाल, पर पेपर में क्या होता है कि प्रश्नावली के भी उतने ही सवाल आने की संभावना होती है, उतने ही उदाहरण के आने की संभावना होती है, इसलिए उदाहरण भी पढ़ना अनिवार्य है। तो मान लेंगे हम, क्या मानेंगे कि संख्या बराबर 6, 72, 120। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें। कहेगा 6 का, 72 का और 120 का। तो 6 का निकालते हैं, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। फिर 72 को निकालेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 नाइम 18, 9 2 से नहीं विभाजित होगा तो 3, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3। फिर 120, 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12 0। फिर 2 से आएगा तो 2 तिहाई 6 और ये हो गया 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15, 15 2 से नहीं विभाजित होगा, इकाई में 5 और देखेंगे तो 5 1 6, यानी कि 3 से विभाज्य है तो ये 3 से विभाजित होगा। 3 5 15, 5 एकम 5। अब यहाँ देखिए 6 बराबर कितना, 2 गुणा 3, कह सकते हैं 2 की घात 1, 3 की घात 1। फिर हमारा 72 हो गया, 72 को लिख सकते हैं 3 बार 2 और 2 बार 3, यानी कह सकते हैं 3 बार 2 है तो क्या कह सकते हैं 2 की घात 3 और 3 2 बार, 3 की घात 2। फिर हमारा हो जाएगा 120, तो 120 में भी 3 बार 2 और 1 बार 3 और 1 बार 5, तो लिख लेंगे 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। ठीक, इसके बाद निकालेंगे हम एलसीएम। किसका एलसीएम, 6, 72, 120 का। देखिए ज्यादा लेंगे, 2 की घात 1, 2 की घात 3, 2 की घात 3, यानी ज्यादा है 2 की घात 3। फिर लेंगे 2 के बाद आता 3, तो 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 1, तो ज्यादा वाला तो 3 की घात 2। फिर इसके बाद संख्या है, यहाँ देखेंगे तो कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, पर यहाँ 5, यानी 5 की घात 1। अब देखिए 2 का 3 बार, 3 को 2 बार और 5 को 1 बार, गुणा करिए 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 और 24 गुणा 15, 3 पचे 15, इतने का आएगा 24, इतने का 15। सीधे करिए 15 चको 60, 15 दूना 30, 30 6 36, यानी कह सकते हैं 360। ये हमारा लघुत्तम। फिर निकालेंगे एचसीएफ किसका, 6, 72, 120 का। 6, 72, 120 कम वाला लेंगे, 2 की घात 1, 2 की घात 3, 2 की घात 3, लिख सकते हैं 2 की घात 1। फिर 3 देखते हैं, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 1, यानी यहाँ कह सकते हैं 3 की घात 1। 5 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0, यानी 5 की घात यहाँ 0 है तो कम वाला 5 की घात 0 है, यानी कुछ नहीं। ले लेंगे क्या, 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6। ये हमारा आ गया महत्तम, ये हमारा आ गया लघुत्तम। इस तरह से उत्तर सही हो गया हमारा। इसमें उत्तर की जांच तो करना नहीं 3 वाले का। ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 4। फिर उदाहरण नंबर 4 के बाद आता है उदाहरण नंबर 5। ये प्रश्नावली 1 में जितने सवाल हैं उसी तरह के हैं उदाहरण 1 से लेकर 4 तक में।
फिर जो प्रश्नावली 2 में सवाल है उनके जैसे सवाल हमें प्रश्नावली 2 के पहले उदाहरण नंबर 5 से मिलेंगे। तो उदाहरण नंबर 5 हमारा कहता है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय। उदाहरण नंबर 5 से हम बात करते हैं। तो उदाहरण नंबर 5, 6 और 7 जो है हमारी दूसरी प्रश्नावली के सवालों के जैसे हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये संख्याएं एक अपरिमेय संख्या है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने प्रश्नावली के सवाल देखे हैं। प्रश्नावली में हमने क्या किया था, जिसको भी दर्शाना है कि यह अपरिमेय संख्या है तो मैंने उसे क्या किया था कि सबसे पहले मान लिया परिमेय संख्या। जब हमने मान लिया कि वो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं की शर्तें जो हैं वो उन पर लागू होंगी। पर यदि उनमें से किसी भी एक शर्त को वो पूर्ण नहीं कर पाई संख्या, इसका मतलब है कि वो परिमेय संख्या नहीं है। और जब वो परिमेय नहीं होगी तो वो संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। तो हमने उनमें से कौन सी शर्त पूर्ण नहीं हुई थी, हमने किया था कि संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है। जब पूर्णांक नहीं होगी तो परिमेय होने की बात ही नहीं है। तो हम देखते हैं उदाहरण नंबर 5 नंबर उदाहरण क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए या सिद्ध करें कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम उसी तरह से करेंगे जैसे कि प्रश्नावली के सवाल किए थे। हल क्या करेंगे, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब रूट 5 परिमेय संख्या है तो क्या करेंगे हम, रूट 5 बराबर p बटा q। रूट 5 के हर में कुछ नहीं है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसके रूट में क्या है, 1। और यहां p q क्या है, यहां p व q दोनों सह अभाज्य पूर्णांक संख्या हैं। p व q क्या है, दोनों सहअभाज्य पूर्णांक संख्या हैं। तो जब p व q दोनों सहअभाज्य हैं तो हम p बराबर क्या मान लेंगे, रूट 5 मानेंगे। अच्छा, रूट 5 है, इसका मतलब है 5 की घात क्या है, 1/2। हम रूट को घात में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, 1/2। तो 5 की घात हो गई हमारी 1/2। और जब हम 1 में भाग 2 से करेंगे तो हम 1 में 2 से भाग करेंगे, कैसे करेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। 1 में भाग करेंगे 2, ये उनके लिए नहीं है जिनसे बनता है, जिनसे ये नहीं समझ में आता उनके लिए है। तो 2 से भाग करेंगे तो जाएगा नहीं, तो भाग न पहुंचे लब्धे शून्य। जब यहां हो गया 10, 2 पंचे 10, 10 से 10 कट गए, यानी कितना आ गया 0.5। हम लिख सकते हैं कि 5 की घात 0.5। 5 की घात कोई पूर्ण संख्या नहीं है, यानी ये 0.5 है। अब पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 होती है, मतलब 0.5 पूर्ण संख्या नहीं है। ये पूर्ण नहीं है तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है। और इसी तरह से यहाँ q देखेंगे तो q बराबर हमारा दिया है 1, और जब q 1 दिया है तो कहता है q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। हाँ जी, q का मान शून्य नहीं है, यहाँ q का मान 1 है। मतलब जो परिमेय संख्या की शर्त है कि वो p बटे q के रूप में लिखी जाए और q शून्य के बराबर ना हो। हाँ, तो पहली शर्त पूर्ण, p बटे q के रूप में हमने लिख लिया। दूसरा कहता है q शून्य ना हो, तो q हमारा शून्य नहीं है। अब आते हैं तीसरी शर्त कि दोनों पूर्णांक है कि नहीं, जांच करते हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार, परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार रूट 5 व 1, रूट 5 व 1 अर्थात क्या कह सकते हैं, अर्थात p व q दोनों सह अभाज्य
पूर्णांक संख्या हैं, किंतु कथन में विरोधाभास है, विरोधाभास है। क्योंकि क्या विरोधाभास है जी? कि 5 जो है हमारा यानी √5 ये पूर्णांक संख्या नहीं है। क्यों नहीं? हमने अभी बताया कि इसकी घात क्या 0.5 है। क्योंकि √5 यहां पर लिख सकते हो, अर्थात 5 की घात 0.5 पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है। और जब पूर्णांक नहीं है तो क्या होगा? इसलिए √5 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। यानी कह सकते हैं हम कि √5 पूर्णांक नहीं है। और जब मैं पहले कह दिया कि पूर्णांक नहीं होगी तो क्या होगी? परिमेय संख्या। शर्त है कि पी और क्यू दोनों सावज पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो पूर्णांक नहीं है तो परिमेय नहीं। अब परिमेय नहीं है तो क्या हो गया? अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सिद्ध हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही छोटा और बहुत ही सरल तरीका। हमें ये नहीं दर्शाना, हम सीधे दर्शा दिए कि यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है। और पूर्णांक नहीं होगी तो सहअभाज्य होने की कोई बात ही नहीं है। पूर्णांक नहीं है तो अभाज्य कहां से होगी? तो पूर्णांक नहीं है तो सहअभाज्य नहीं है, तो मतलब परिमेय भी नहीं है। और जब परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 5। ठीक इसी तरह से उदाहरण नंबर 6 कहता है कि 5 - √3 हमें सिद्ध करना है कि 5 - √3 यानी 5 - √3 इसको हमें दर्शाना है कि एक अपरिमेय संख्या। जैसा हमने पहले किया था ठीक उसी तरह से करेंगे। मान लेंगे कि हमारा 5 - √3 क्या है? बस 5 - √3 मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है। जब हमने यहां मान लिया कि 5 - √3 है तो क्या कर देंगे? 5 - √3 और बटा कर देंगे 1, क्योंकि हर में कुछ नहीं है। इस तरह से संगत से क्या करेंगे? संगत अवयव। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 5 - √3। हम यहां लिख देंगे क्या? 5 - √3 तो हो जाएगा 5 - √3 ये ले लिए। तो कह सकते हैं 5 - 3 की घात 1/2 लिख सकते हैं क्या? 5 - 3 की घात 1/2 और 1 में 2 से भाग करेंगे तो 0.5 आएगा। और ये हमारा ये क्या है? पूर्णांक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है पूर्णांक संख्या? क्योंकि हमने यहाँ किया था 1 में 2 से कैसे भाग किया? 0.5 आ गया। ठीक, ये एक पूर्णांक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? एक बात हमने सीखा है कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल और गुणनफल सदैव क्या होता है? अपरिमेय होता है। ये पूर्णांक नहीं तो अपरिमेय नहीं, और जब ये अपरिमेय नहीं तो पूरा क्या हो गया? अपरिमेय होगा। ये तो है परिमेय पर ये अपरिमेय, और दोनों का यहाँ क्या लिखा? अंतर, माइनस। अंतर हमेशा अपरिमेय होगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि √5 व 1, तो √5 की जगह क्या लिख देंगे? 5 - √3 ये। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 - √3 अर्थात यहाँ लिख देंगे क्या? 5 - 3 की घात 0.5 पूर्णांक संख्या नहीं है। तो क्या कह देंगे? 5 - √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। ये हमारा सवाल हो गया। ठीक, इसी तरह से हम करेंगे उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 क्या कहता है? उदाहरण नंबर 7 कहता है हमारा 3√2। 3√2 उदाहरण 7 करेंगे। ये हमारा उदाहरण नंबर 6 था, ये 6वां था।
अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 क्या है? हमारा उदाहरण नंबर 7 है 3√2। 3√2। ठीक उसी तरह से हम सबको नहीं बदलेंगे, बस यहाँ बदल देंगे। भाषा कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सब कुछ तो वही है। हमें सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, कठिन तो है नहीं और कुछ करना नहीं है। इसीलिए ये मेथड यूज कर रहा हूँ ताकि ज्यादा बच्चों को समस्या ना आए। एक प्रश्न बन जाए तो सभी प्रश्न बन जाएं। यहाँ क्या है? मान लेंगे कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3√2 हर में कुछ नहीं तो 1, यानी p का मान क्या है? 3√2। तो कह सकते हैं कि 3 और 2 की घात क्या है? 1/2। तो लिख लोगे क्या? 3 2 की घात 0.5। 0.5 कैसे? 1 में 2 से भाग किए, शुरू में कर लिए हैं। ठीक इस तरह से q का मान 1 है, यानी q का मान 0 नहीं है। परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार, परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा? 3 2 की घात 0.5, या यहां लिख सकते हैं क्या? √3। 3√2 माफ कीजिएगा, 3√2 व 1 अर्थात p व q दोनों सह-अभाज्य पूर्णांक संख्या। किंतु कथन में विरोधाभास है, क्योंकि हमारा 3√2 अर्थात 3 2 की घात 0.5 पूर्णांक संख्या नहीं है। तो पूर्णांक संख्या नहीं है तो 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। और जब 3√2 परिमेय संख्या नहीं है तो हमारा 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा उदाहरण नंबर 7 हुआ। इस तरह से हमारा उदाहरण 6 और उदाहरण 7 कंप्लीट हुए। ठीक है, इसी के साथ हमारा पहला अध्याय वास्तविक संख्या भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। आगे करेंगे।